ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज आप लोगों ने आफ्टरनून में अपना समय निकाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मोटिवेटिंग भी है। थैंक यू सो मच। तो सब मेरा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? जी भाई जी, क्लियर है। ओम शांति। ओम शांति। तो हम क्या कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ पेजेस वगैरह पलट के देख रहे हैं कि बुक में क्या क्या है? क्योंकि ये ना सेल्फ हेल्प थेरेपी है, ये इसको बेसिकली थेरेपी मेरे ख्याल से नहीं बोलना चाहिए, स्किल बोलना चाहिए, सेल्फ हेल्प स्किल। ओम शांति। ओम शांति, वेलकम। Yes, I am benefiting a lot. थैंक यू भाई जी। आई एम बेनिफिटिंग a lot. मुझे ये बुक बहुत 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 ही अच्छी लग रही है। दिस वर्कबुक इज रियली वेरी हेल्पफुल एंड आई एम प्रैक्टिसिंग दिस एक्सरसाइज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन in which like any judgment or any blame words are coming up, that why you are coming so late, why you are not eating like this, then I am replacing it with that I don't like it when you come so late. I don't like when you don't use your table manners. So I am feeling ki it needs courage, it needs courage to use these I statements, because फिर उसके ऊपर हम एक responsibility अपने ऊपर shift कर रहे हैं. Otherwise we accuse or blame the person in front of us. And we make that person feel bad. But when we use the word I, it is उसको बुरा नहीं लगता, and that person is ready to cooperate. That person is willing to listen to us when we use I word. So this is like a Brahmastra. I'm really very happy with it. I'm using it. Very and good, I'm getting the so इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ना इसको डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी कह रहे हैं, बट ये इसको मैं अगर इंटरप्रेट करूँ तो ये डायलेक्टिकल बिहेवियर स्किल है। ये अपने आप में एक कोर्स है। ये हर इंडिविजुअल को करना चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प टाइप है। ये अगर आप इसको खुद से प्रैक्टिस भी कर लेना तो आपको किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत भी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी हम जो चीज हमने खुद अपने ऊपर अप्लाई कर ली है ना, हम जब क्लाइंट को बोलेंगे तो वो जो कन्विक्शन है वो ज्यादा काम करती है। हम जब सामने वाले के कहेंगे कि आप करके तो देखो, जो हमने किया होगा ना, और हम उनको वो करने बोलेंगे तो एक अलग टाइप की वाइब्रेशन जाती है और वो चीज करने को तैयार होते हैं हम। लेकिन अगर केवल बुकिश नॉलेज को नहीं, आप ऐसा करो वैसा करो, उनको भी समझ में आ जाता है और फिर वो चीज वो करते हैं। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑथर ने भी बहुत बार बार इसको कैटेगोरिकली अपने बुक में मेंशन किया है कि आपको इसको अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम जल्दी से थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि अब तक हमने 3 चैप्टर किया है और ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है अपने डिस्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो जैसा कि चैप्टर 1 कहता है डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल, क्या होता है ना कि डीबीटी कैसे डिफरेंट है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, चाहे अगर इसको डिस्कस करें थोड़ा सा, डीबीटी बाकी थेरेपी से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि बाकी जितने भी थेरेपीज हैं वो कहता है अपने चीजों को चेंज करना है। जैसे सीबीटी बोलेगा आप अपने थॉट को आइडेंटिफाई करके चेंज करो, आरईबीटी कहता है अपने बिलीफ को आइडेंटिफाई करके उस बिलीफ को रिप्लेस करना है एम्पावरिंग बिलीफ से। बट डीबीटी कहता है आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको उसी सिचुएशन में अपने आप को स्किल्ड करना है। अपने आप को स्किल्ड करना है कि आप कैसे अपने डिस्ट्रेस और पेन को हैंडल करते हैं। तो इसी तो फर्स्ट चैप्टर हमें डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल में यही सिखाता है। तो इसके अंदर 2 टेक्निक बताए गए हैं, जो कि डिस्ट्रैक्शन स्किल है और दूसरा सेल्फ सूदिंग स्किल्स है। इसके जो प्रैक्टिसेस हैं हम सब लोगों ने किया है और हम कर भी रहे हैं। और इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इन्होंने दिया है, रेडिकल एक्सेप्टेंस, जो कि चीजों को हमें एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके फिर हम चेंज करेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट एरियाज है। फिर हम देखेंगे कि जो हम सेकेंड चैप्टर था हमारा, सेकेंड चैप्टर में हमने देखा है कि एडवांस डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल, इसके अंदर करीब 10-12 स्किल्स के बारे में, 10-12 एक्सरसाइज के बारे में बताया गया, जिसको कि पिछले सेशन में सिस्टर गुरप्रीत ने बहुत अच्छे से हम सभी को समझाया और हम सब लोगों ने कुछ प्रैक्टिस भी किया। तो इसके अंदर हमारा एडवांस स्किल है। तो सेकंड चैप्टर ये कहता है। थर्ड हमारा जो चैप्टर है वो माइंडफुलनेस है।
माइंडफुलनेस डीबीटी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस टॉपिक को जेन थेरेपी, एक बुद्धिस्ट का बहुत फेमस थेरेपी है जिसको कि जेन योगा भी कहते हैं, जेन थेरेपी से इसको लिया गया है। तो हमने पिछले सेशन में माइंडफुलनेस के जो बेसिक माइंडफुलनेस स्किल है उसके बारे में बात किया था। उसके माइंडफुलनेस के पहले हमने ये भी बात किया था कि माइंडलेसनेस क्या होता है। माइंडलेस, एक होता है ना माइंडफुल अगर आप हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हैं, एक होता है माइंडलेस, आप कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, कॉन्शियसली आप अपने लाइफ को नहीं जी रहे हैं, यानी कि कई चीजें आपके आसपास हो रही हैं बट आपको पता ही नहीं लग रहा, आप उसके ऊपर अपना ध्यान लेके नहीं जा रहे हैं, तो वो माइंडलेस एक्टिविटीज था, उसको भी हमने डिटेल में समझा। और माइंडफुलनेस के बारे में हम थोड़ा बेसिक स्किल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके अंदर भी करीब 10 स्किल्स हैं माइंडफुलनेस के एक्सरसाइज के। इसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट स्किल को हमने प्रैक्टिस भी किया था सेशन में। एक जो था कि फोकस करना अपने एक सिंगल मोमेंट पे और हमें देखना है कि हम कितना देर टिक पाते हैं। दूसरा हमने एक्सरसाइज किया था कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना ध्यान लेके जाना है, हमें ऑब्जर्व करना है, सिर्फ विजुअल सेंस से हमें ऑब्जर्व करना है, और फिर बाद में हमको टच सेंस को अप्लाई करके उसको ऑब्जर्व करना है कि भाई ये किस तरीके का दिखता है, इसका क्या टेक्सचर है, क्या टेम्परेचर है। इस तरीके से भी हमने एक एक्सरसाइज किया था जैसा कि बुक में दिया हुआ। इसके अलावा 8 और एक्सरसाइज हैं जो कि सारे पावरफुल एक्सरसाइज हैं। इन सब एक्सरसाइज को हमें धीरे धीरे करके अपने आप से करना है। अच्छा, अब ये चैप्टर 4 हम आज शुरू करेंगे। चैप्टर 4 वही माइंडफुलनेस का एक एडवांस वर्जन है, जैसे कि एडवांस डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल था, सिमिलरली ये माइंडफुलनेस का एडवांस स्किल है। इसके अंदर भी कई थेरेपीज के बारे में, कई टेक्निक और एक्सरसाइज के बारे में बात किया गया है। तो ये क्या कहता है कि दीज स्किल विल हेल्प यू लर्न हाउ टू बी बोथ माइंडफुल एंड नॉन जजमेंटल इन योर डेली एक्सपीरियंसेस। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न 5 हाउ स्किल। हाउ स्किल यानी कि कैसे हमें करना है, हम कैसे माइंडफुल हों। तो ऑथर ने बोला है कि हाउ टू यूज वाइज माइंड, एक टर्म इसमें माइंडफुलनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइज माइंड स्किल। इसके बारे में हम जानेंगे, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि हाउ टू यूज रेडिकल एक्सेप्टेंस। जैसा कि मैं पिछले कई सेशन में बोल चुका हूँ, एक्सेप्टेंस और रेडिकल एक्सेप्टेंस ये बार बार ऑथर ने इस बुक में यूज किया है, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बगैर हम कहीं आगे फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकते। तो एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हर सिचुएशन में, हर लाइफ के स्टेजेस में हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए एक्सेप्टेंस के बारे में बहुत बार बताया गया है। तीसरा कहता है हाउ टू डू व्हाट इज इफेक्टिव। हम कई बार कुछ काम करते हैं बट वो हम इफेक्टिव उसके अंदर इफेक्टिवनेस हम लेके नहीं आ पाते हैं, तो उसको भी इस माइंडफुलनेस में हम समझेंगे कि कैसे हम चीज़ों को इफेक्टिव तरीके से करें, क्योंकि हम कई चीज़ें करते तो रहते हैं बट इफेक्टिव नहीं होता, तो इफेक्टिवनेस के बारे में जानेंगे। चौथा कहते हैं हाउ टू क्रिएट ए माइंडफुलनेस रिजीम, क्योंकि हर वक्त हम माइंडफुल नहीं रह सकते। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे हम माइंडफुलनेस का एक एनवायरनमेंट अपने आसपास हम तैयार कर सकें। पांचवा है कि हाउ टू ओवरकम द हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस भी बहुत सारी आती हैं, अगर आप माइंडफुल होने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम आएगा, खास करके उन लोगों के साथ जिन लोगों ने जो लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं, जिन लोगों का ये प्रैक्टिस अपने लाइफ में लेके आना चाहते हैं, तो ये हिंड्रेंसेस उनके लिए हो सकता है। तो हिंड्रेंस और उसके सॉल्यूशन के बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है। तो माइंडफुलनेस जो है इसके अंदर भी 3 स्टेट ऑफ माइंड्स के बारे में ऑथर ने समझाया है। अगर मैं जब इस चैप्टर को देख रहा था और वाइज माइंड के क्लासिफिकेशन और डिटेल्स को मैंने जब पढ़ने और समझने की कोशिश किया, तो मेरे को एक चीज याद आया। मेरे ख्याल से आप लोग भी अगर थोड़ा रिकॉल करें, अपने पिछले सिलेबस को थोड़ा ध्यान से रिकॉल करने की कोशिश करें, तो आपको एक टर्म बहुत याद आएगा, एक टर्म याद आएगा। कुछ बता पाएंगे क्या वो टर्म हो सकता होगा? कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। हम सब लोगों ने सिगमंड फ्रायड को पढ़ा है। सिगमंड फ्रायड ने भी माइंड को 3 लेवल में क्लासिफाई किया हुआ है। वो क्या 3 लेवल है?
कॉन्शियस अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ईगो और सुपर ईगो। हाँ, वेरी गुड। ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। हाँ, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो, ये 3 टर्म को सिगमंड फ्रायड ने भी दिया है। ये जो माइंडफुलनेस के अंदर जो 3 टर्म है ना, अभी जो हम देखने वाले हैं, ये भी उसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। ये कैसे डिफरेंट है हम अभी इसको जानेंगे। इसके पहले मैं एक अनाउंसमेंट ये कर देता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये हमारा जूम का फ्री स्लॉट है, ये 40 मिनट्स के लिए वैलिड है। डिसकनेक्शन होने पे हम सेम लिंक को दोबारा 5 मिनट्स ब्रेक के बाद फिर से ज्वाइन होंगे, ठीक है। तो ऑथर ने हमारे को यहाँ पे 3 स्टेट ऑफ माइंड्स के बारे में समझाया है। ये कहते हैं कि एक तो होता है इमोशनल माइंड, दूसरा होता है रीजनेबल माइंड, और तीसरा है वाइज माइंड। तो ये क्या चीज है? इमोशनल माइंड के बारे में, जब हम इमोशन से भरे होते हैं, जब हमारे पास इमोशंस बहुत ज्यादा अराउजल हो जाता है, और उसके बेसिस पे हम जब कोई काम करते हैं, तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? एंजाइटी रहेगा, सैडनेस होगा, एंगर होगा, फियर होगा, स्ट्रेस होगा। और जब ये सब चीजें हमारे अंदर होंगी, तब हमारा जब हम उस टाइम अपने इमोशनल माइंड को अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है ना। उस टाइम पे, उस लाइफ सिचुएशन में हम अपने इमोशनल माइंड को अप्लाई करते हैं। कब? जब हम एंजाइटी में होते हैं, सैड होते हैं, एंगर, फियर, स्ट्रेस होता है, तब हमारा एप्लीकेशन इमोशनल माइंड का होता है। दूसरा इन्होंने बोला है रीजनेबल माइंड। रीजनेबल माइंड का मतलब हम अपने आप से लॉजिक करते हैं, अपने आप से रीजन ढूंढते हैं कि हमारा किस तरीके का हम ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरे साथ क्यों हो रहा है, उसको रीजनेबल माइंड कहते हैं। उसमें क्या होता है? हम रिसर्च, लॉजिक, स्टैटिस्टिक्स, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट रेफरेंस, इन सबको का रेफरेंस लेकर के हम काम करते हैं। और तीसरा इन्होंने बोला है माइंड, वाइज माइंड। वाइज माइंड यानी कि थिंकिंग माइंड है वो। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे को किसी ने गाली दे दिया, मेरे को किसी ने भला बुरा कह दिया। अगर तो मैं इमोशनल माइंड से ऑपरेट हो रहा हूं उस मोमेंट पे, फिर से रिपीट करता हूं, अगर किसी ने मेरे को गाली दे दिया, किसी ने भला बुरा कह दिया, और उस मोमेंट पे मैं इमोशनल माइंड से ऑपरेट हो रहा हूं, तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा? मेरा रिएक्शन बिल्कुल उसी के मुताबिक होगा, सिमिलर होगा। मैं भी हो सकता है उसको भला बुरा बोल दूं, मैं भी उसको गाली दे दूं। लेकिन अगर हम वाइज माइंड मेरे पास है, तो मैं उस इमोशनल माइंड के समय, उस सिचुएशन में अपने आप को पॉज दे करके मैं एनालाइज करूंगा कि उसने मेरे को क्यों भला बुरा बोला, उसने मेरे को क्यों गाली दिया। मैं उसको एनालाइज करूंगा, मैं लॉजिक ढूंढूंगा। तो मेरे पास हो सकता है एक लॉजिक आए कि संभव है कि मैंने भी कभी उसको लाइफ सिचुएशन में इस तरीके से भला बुरा बोला होगा, मैंने भी कभी उसको गाली दिया होगा, इस वजह से उसने मेरे को ऐसा गाली दिया। तो मैं अब अपने आप को उस तरीके से पेश नहीं आऊंगा, मैं उसको शांत होकर के सोचूंगा और फिर रीजन अप्लाई करके उसके बाद मैं रिस्पॉन्स करूंगा। ये कब होगा? जब मैं अपने वाइज माइंड को इस्तेमाल करना जानता होऊंगा। तो इमोशनल माइंड और रीजनेबल माइंड को ओवरलैप करता है वाइज माइंड, यानी कि वाइज माइंड एक बैलेंस करने वाला एक टूल है। तो ईगो एंड सुपर ईगो, सिगमंड फ्रायड का क्या थ्योरी था? ईद यानी कि हमेशा प्लेजर, उसको कोई भी काम करना है, अगर लाइफ सिचुएशन में उसको कुछ चाहिए, उसको प्लेजर ढूंढ रहा है, तो वो ईद वर्क के द्वारा वो ऑपरेट हो रहा है। दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं? सुपर ईगो। सुपर ईगो का क्या है? वो सेंट वाला उसका भाव होता है, वो हमेशा मोरालिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है कि नहीं, जो काम मैं करने जा रहा हूं वो मोरली सही है, एथिकली सही है या नहीं। और इन दोनों माइंड को बैलेंस करने के लिए ईगो, सिगमंड फ्रायड ने बोला है कि ये ईगो जो होता है ये आपके दोनों माइंड को बैलेंसिंग करता है। सिमिलरली यहाँ पे इमोशनल माइंड और रीजनेबल माइंड को बैलेंस करने के लिए वाइज माइंड का कॉन्सेप्ट ऑथर ने समझाया है, जो कि मेरा इंटरप्रिटेशन है कि इंटायरली बेस्ड ऑन सिगमंड फ्रायड्स लेवल ऑफ माइंड। तो आप सब लोग भी इसके ऊपर सोचेंगे और मुझे बताएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भाई जी, मुझे भी लग रहा था जब मैं ये पढ़ रही थी ना, हाँ, तो मुझे भी ये चीज लग रही थी कि हाँ ये सिमिलर है। सिमिलर है जी।
तो इसको फर्दर कैसे डिस्क्राइब किया है, डीवीटी हैज क्लासिफाइड द ह्यूमन माइंड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज इमोशनल माइंड, जैसा कि हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे। इमोशन माइंड अकर्स व्हेन यू मेक जजमेंट और डिसीजन बेस्ड सोलली ऑन हाउ यू फील। द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ इमोशन माइंड डेवलप व्हेन योर इमोशन कंट्रोल योर लाइफ। ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि उनके लाइफ को उसका इमोशन कंट्रोल कर रहा है। मैंने अपना एक आर्टिकल भी शेयर किया था आप सब लोगों के साथ, जो आप सब लोगों ने पढ़ा भी है, कि हम जब हमारा जो इंटेलेक्ट है वो सबसे पावरफुल है, और इंटेलेक्ट ही बेसिकली हमारा कॉन्शियसनेस भी है, उसी को हम आत्मा कहते हैं, उसी को हम अपना एनर्जी कहते हैं। तो उस इंटेलेक्ट को हम कभी पावरफुल बनने नहीं देते हैं। कैसे? जैसे ही इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमारे पूरे लाइफ को वो इमोशन ही हैंडल करता है, हमारे पूरे लाइफ को वो इमोशन कंट्रोल कर लेता है, तो हमारा डिसीजन भी इमोशनल हो जाता है। तो इस इमोशनल माइंड का कॉन्सेप्ट यही है। दूसरा, रीजनेबल माइंड। रीजनेबल माइंड इज द पार्ट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट एनालाइज द फैक्ट ऑफ ए सिचुएशन। जैसा मैंने बताया कि मेरे को किसी ने भला बुरा बोला, तो मैं एनालाइज करूंगा कि क्यों बोला। अगर मेरे पास रीजनेबल माइंड और वाइज माइंड का कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है, तभी मैं इस चीज को अप्लाई करूंगा कि भाई उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला। हो सकता है कि मैंने उसको कभी ऐसा बोला होगा, इसी वजह से उसने मेरे साथ ऐसा किया है, और जब मैं इस चीज को अप्लाई करूंगा तो मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने सिचुएशन को हैंडल करके उससे बाहर आ जाऊंगा। So decision making process that analyzes the facts of a situation, thinks clearly about what is happening, considers the details and then makes rational decisions. तीसरा, वाइज माइंड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वाइज माइंड इज द एबिलिटी, बेसिकली वाइज माइंड इज द बैलेंसिंग माइंड ऑफ योर रीजनेबल माइंड एंड इमोशनल माइंड। इन दोनों को अगर हम के बीच को बैलेंस करेंगे तब हमारा माइंड एक वाइज हो जाएगा, हम बुद्धिमान इंसान के रूप में जाने जाएंगे। सो द वाइज माइंड इज द एबिलिटी टू मेक हेल्दी डिसीजंस about your life based on your rational thoughts and your emotions. Wise mind is a balance between emotional mind and reasonable mind. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सब किसी को? I don't think anything left to explain. ठीक है ना? तो ऑथर ने एक एग्जाम्पल भी समझाया है कि लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ कॉलेज प्रोफेसर। रेशमा was a popular college professor who always received high rating from her student and other faculty members. But after a few unsuccessful personal relationships, Reshma felt very lonely. She eventually stopped trying to meet new people because she anticipated that those relationships would just end in failure too. As a result, she felt unworthy of anyone's love and resigned herself to spend the rest of her life living alone. अब मुझे एक बात बताइए कि रेशमा का डिसीजन क्या है? ये रीजनेबल डिसीजन है या इमोशनल डिसीजन है? ये बताइए मुझे। इमोशनल। बिल्कुल। तो इसका क्या है? रेशमा को इमोशंस ने कब्जा कर लिया है। रेशमा इज नॉट एबल टू अप्लाई हर इंटेलेक्ट। तो ये इस एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझ सकते हैं। नाउ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जानना जरूरी भी है, और इससे रिलेटेड मैंने एक चीज और भी दिया था पढ़ने के लिए, आप सब लोगों ने पढ़ा है। वो क्या है? वाइज माइंड एंड इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन यानी कि हमारे अंदर ही कोई है, एक ट्यूटर है। तो वाइज माइंड इज नथिंग बट हमारा इंट्यूशन ही है। होता है ना, हमारा इंट्यूशन है, हमारा गट फीलिंग है। तो इंट्यूशन क्या है, इसमें थोड़ा देखते हैं डीबीटी क्या कहता है। डीबीटी सेज वाइज माइंड इज नथिंग बट द इंट्यूशन ओनली। These two, that is wise mind and intuition, are called feeling. Wise mind और intuition को feeling बोला गया है इस किताब में। अच्छा, feeling क्या है? हमारे बॉडी का ना, feeling को हम ऐसे समझे, हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है feeling के रूप में आता है। तो हमारे बॉडी का जो लैंग्वेज होता है ना, वो फीलिंग होता है। माइंड का लैंग्वेज होता है हमारा इमोशन होता है, लेकिन बॉडी का जो लैंग्वेज होता है फीलिंग। फीलिंग के बेसिस पे ही हमारा एक्शन भी होता है।
So these two, wise mind and intuition, are called feeling. Location of wise mind is bottom of your chest and belly button. इसका लोकेशन भी ऑथर ने समझाया कि कहाँ होता है. चेस्ट, ये वाला पोर्शन, और बेली बटन के बीच का जो एरिया है, इसको उन्होंने बताया है कि वाइज माइंड का लोकेशन है. दिस फीलिंग कम्स फ्रॉम द गट. अच्छा, ये फीलिंग कहाँ से आता है? ये फीलिंग आता है हमारा गट से. गट का मतलब द स्टोमक एरिया. इस एरिया को इन्होंने, इनफैक्ट गट को इसी एरिया के रूप में जाना जाता है. इसको हम गट कहते हैं. जो गट फीलिंग आता है ना, वो यहाँ से नहीं आकर के इस जगह से आता है, आपके स्टोमक एरिया से आता है. साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स हैव रेफर्ड दिस गट फीलिंग एज सेकंड ब्रेन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं. कहीं ना कहीं आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा. उसी के बेसिस पे मैंने भी एक पोस्ट लिखा था कि गट जो है हमारा सेकंड ब्रेन होता है, और ज्यादातर डिसीजन हमारे गट से ही आता है. कई बार हम कहते हैं ना गट फीलिंग है. वो गट फीलिंग कहाँ से आता है? हमारे गट एरिया से आता है, हमारे स्टोमक एरिया से आता है. वो यहाँ से नहीं आता. यहाँ से जब आएगा तो वो फिर रीजन ढूंढने लगेगा, क्योंकि हमारा, जब हम कुछ चीजों को एनालाइज करते हैं, फैक्ट फिगर चेक करते हैं, तो वो रीजनेबल माइंड हो जाता है. बट गट का जो भी फीलिंग होता है हमारे स्टोमक एरिया से आता है. DBT has a powerful exercise which will help you to connect to your second brain. तो DBT ही एक ऐसा स्किल वर्क बुक है जो कि आपको अपने सेकंड ब्रेन को एक्सेस करने का तरीका सिखाता है. ये और किसी भी थेरेपी के पास और किसी भी बुक में मैंने अब तक नहीं देखा है जो आपको सेकंड ब्रेन को एक्सेस करने का तरीका बताए. इस ब्रेन को दो, फर्स्ट ब्रेन जो हमारा है, जो सिर में है, ये तो हम एक्सेस 24/7 करते रहते हैं, हमेशा करते हैं, हर लाइफ सिचुएशन में करते हैं. बट जो आपका सेकंड ब्रेन है, जो कि गट है, उसको कैसे एक्सेस करना है, ये DBT थेरेपी ही बताता है. उसको हम सीखेंगे आगे. तो एक बार हम एक एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अपने गट ब्रेन को कैसे एक्टिवेट करेंगे, और अपने वाइज माइंड को इनफैक्ट कैसे हर मोमेंट हम एक्शन में लाएंगे, रोल में लाएंगे. कोई भी लाइफ सिचुएशन होगा तो हम इमोशनल और रीजनेबल माइंड के थ्रू ना डिसाइड करें, हम कैसे अपने वाइज माइंड और गट ब्रेन को एक्सेस करेंगे, इस एक्सरसाइज के थ्रू हम समझ सकते हैं. तो ऑथर ने हमें समझाया है कि जो एक्सरसाइज है, टेक इट, जैसा कि हर टेक्निक में, हर एक्सरसाइज में वो होता है कि टेक ए लॉन्ग डीप ब्रीथ, रिलैक्स होना है. अपने आप को सबसे पहले रिलैक्स कर देना, अपने माइंड को खाली कर देना है. उसके बाद हमें क्या करना है, ये कहते हैं कि आपको इनहेल करना है नोज से, और एक्सेल जो आप करेंगे वो माउथ से करेंगे. कैसे? कि ऐसे कर ले, मान ले ऐसे बैठते हैं, ये एक तरीका. आप वेस्टर्न जितने भी साइकोलॉजिस्ट होंगे ना, जिन लोगों ने भी ब्रीदिंग के ऊपर बहुत काम किया हुआ, बहुत लोगों ने बहुत काम किया है ब्रीदिंग के ऊपर. जो वेस्टर्न लोग हैं ना, वो जब भी ब्रीदिंग का एक्सरसाइज आपसे कराएंगे तो नोज से एक्सेल के लिए बोलेंगे और माउथ से नोज से इनहेल के लिए बोलेंगे और माउथ से एक्सेल के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि माउथ से एक्सेल करने से स्ट्रेस हमारा रिलीज होता है. बट हमारा इंडियन साइकोलॉजिस्ट और इंडियन जो फिलोसोफर हैं वो नाक से ही दोनों चीज करने के लिए कहते हैं. तो सेकंड जो स्टेप है, फील योर एब्डोमेन राइज एंड फॉल एज यू ब्रीथ. इसमें क्या करना है ना आपको, जैसे माइंडफुल ब्रीदिंग जब आप करेंगे पिछले एक्सरसाइज में, तो उन्होंने बताया कि आप अपने एक हाथ को, दिख रहा है कैमरा में, आपको दिख रहा है, एक हाथ को ऐसे रख लेंगे और एक अपने स्टोमक के पास ऐसे रख लेंगे. इसको माइंडफुल ब्रीदिंग भी बोलते हैं. तो इस एक्सरसाइज में ही समझाया कि फील क्या करना है, कि फील योर एब्डोमेन राइज एंड फॉल एज यू ब्रीथ. आपको ऑब्जर्व करना है. क्या ऑब्जर्व करेंगे? जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपका पेट राइज हो रहा है, जब इनहेल करेंगे तो आपका पेट ऊपर की तरफ आ रहा है, और जब एक्सेल करेंगे तो आपका पेट फॉल हो रहा है. तो ये आप इमेजिन करेंगे. इमेजिन योर बेली फिलिंग अप विथ एयर लाइक ए बलून as you breathe in, and then feel it deflate as you breathe out. Feel the breath moving in across your nostril, and then feel your breath blowing out across your lips.
ठीक है ना. एज यू ब्रीद नोटिस एनी सेंसेशन इन योर बॉडी. हमें सेंसेशन को नोटिस करना है. देखिए हमारे बॉडी में ना हमेशा दो चीज होता रहता है. बॉडी में हमेशा सेंसेशन होगा और माइंड में हमेशा परसेप्शन होता है. तो आपको अपने सेंसेशन के ऊपर ध्यान देना है. आपको क्या करना है, फील योर लंग्स फिल अप विथ एयर. आपको ये फीलिंग भी जनरेट करना है जब आप इनहेल करते हैं. देन नोटिस द वेट ऑफ योर बॉडी एज इट रेस्ट ऑन द सीट इन विच यू आर सिटिंग. ये भी आपको फील करना है कि योर बॉडी, आपके जो बॉडी है उसका जो वेट है, आप जिस चेयर पे बैठे हैं उसके ऊपर वो है. विथ ईच ब्रीथ notice how your body feel and allow your breathe and allow your body to become more and more relaxed. तो ये बेसिकली आपका बॉडी को रिलैक्सेशन करने का ये एक्सरसाइज का स्टेप्स हैं. आगे देखते हैं. आगे क्या कहते हैं, लेट योर अटेंशन फोकस ऑन द सेंटर ऑफ योर वाइज माइंड. सेंटर ऑफ वाइज माइंड इसको क्या कहते हैं, इसको लोकेट करने के लिए इन्होंने बताया कि जो आपका ये सेंटर ऑफ ये है ना चेस्ट, इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो जहां पे एक लास्ट जो हड्डी का लास्ट छोर है, उस पोर्शन को लेकर के, उस पोर्शन से लेकर के जो बेली बटन है यहां तक, इसके बीच के एरिया को कहते हैं कि आपका वाइज माइंड का लोकेशन है. ठीक है ना. सो कंटिन्यू टू टेक स्लो लॉन्ग ब्रीथ. If you have any distracting thoughts, just allow those thoughts to leave you without fighting them and without getting stuck on them. हमें just observe करना है, हमें उसमें उलझना नहीं है. Now continue to breathe and focus on the center of wise mind. Feel your hand resting on the stomach. As you focus your attention on your center of wise mind, notice what appears. आप जब ध्यान देंगे ना तो कुछ ना कुछ आप नोटिस करेंगे, कुछ ना कुछ हो रहा है. If you have had any troubling thoughts, problem or decision that you have to make in your life, think about them for a few seconds. कुछ अगर हो रहा है, कुछ आपने अगर नोटिस किया है तो उसको कुछ सेकंड के लिए आप उसके बारे में सोचिए. Then ask your center of wise mind. Then आप अपना फोकस को वही वाइज माइंड के हिस्से के तरफ ले जाएं और फिर वो कहते हैं then ask your center of wise mind what you should do about this problem or decision. यानी कि जब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिचुएशन हो और आप अपने वाइज माइंड को एक्टिवेट करके वो डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि देन you should do about these problem or decision. Ask your inner intuitive self for guidance and then notice what thought or solution arises out of your center of wise mind. एक बार में नहीं होगा. आप ये मत सोचिए कोई प्रॉब्लम है हम सीधा स्टमक एरिया में पहुंच के पता करें, एक बार में नहीं होगा. ये प्रैक्टिस की बात है. जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ आप वहां से इनपुट पाएंगे. देन डोंट जज वॉट एवर आंसर. फिर वो कहते हैं ऑथर कि आप जो भी आंसर आए ना तो आप उसको जज नहीं करना, आप जस्ट सुन लीजिए उसको. जस्ट नोट देम टू योर सेल्फ एंड कीप ब्रीदिंग. और ब्रीदिंग आपका कंटिन्यू होना चाहिए. कोई अगर वहां से आपको रिस्पॉन्स मिलता है, यानी कि आपका इंट्यूशन कुछ कहने लगता है, तो आपको उसे जज नहीं करना है. कंटिन्यू टू फोकस योर अटेंशन ऑन योर सेंटर ऑफ वाइज माइंड. इफ नो थॉट आंसर कम टू योर क्वेश्चन, जस्ट कंटिन्यू ब्रीदिंग. अगर कोई आंसर, रिस्पॉन्स, इंट्यूशन नहीं भी मिलता है, फिर भी आपको ये काम करते रहना है. आज न कल जरूर मिलेगा. ओके, नाउ कंटिन्यू टू नोटिस योर ब्रीथ राइजिंग एंड फॉलिंग. ये आपको हमेशा नोटिस करते रहना है. कीप ब्रीदिंग एंड रिटर्निंग योर फोकस ऑन द सेंटर ऑफ वाइज माइंड अंटिल द टाइमर गोज ऑफ. आप एक टाइमर शुरू में लगाएंगे 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए एक टाइमर भी लगा कर रखेंगे. देन व्हेन यू हैव फिनिश्ड, स्लोली ओपन योर आईज एंड रिटर्न योर फोकस टू द रूम. जब ये आपका टाइमर ऑफ हो जाए तो फिर आप उसको अपना आंख को धीरे धीरे खोल करके अपने कमरे में, चाहे जहां भी आप बैठे हैं, थोड़ा आप आसपास देखना शुरू कीजिए. आप अपने नजरों को चारों तरफ लेके जाइए. नाउ दैट यू हैव हैड प्रैक्टिस लोकेटिंग योर वाइज माइंड सेंटर, यू कैन चेक इन with that area of your body before you make decision.
दिस कैन हेल्प यू डिटरमाइन इफ अ डिसीजन इज गुड वन और नॉट। तो इस तरीके से ना आप इस 2 बार 3 बार 10 बार करेंगे ना, तो फिर आप उसको फिर एनालाइज भी कर सकते हैं कि आपका क्या तरीका है, आप कर पाएंगे या क्या। ठीक है। When you first use wise mind to make decision about your life, it will probably be difficult to tell the difference between the intuitive gut feeling and a decision made in old ways with emotion mind। अच्छा, ये जब शुरू में आपको ऐसा होगा ना, तो आपको थोड़ा वो होगा, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। प्रोबेबली बी डिफिकल्ट टू टेल द डिफरेंस, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाने में मुश्किल होगा कि जो आपका इंट्यूशंस है, जो आपके अंदर से जो डिसीजन का वो रिस्पॉन्स आ रहा है वो, और जो आप पुराने तरीके से जो करते आए हैं जिसमें आप इमोशन अप्लाई करते हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये तरीका है आप अपने मेरा मतलब है अपना इंट्यूशन और वाइज माइंड को एक्सेस करने का तरीका यही है। शुरू में प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप करेंगे धीरे धीरे तो आप अपने वाइज माइंड और इंट्यूशंस को, यानी कि गट ब्रेन को एक्टिव और एक्टिवेट करने का तरीका सीख सकते हैं। तो अगेन इट्स ए काइंड ऑफ प्रैक्टिस, इट्स ए प्रैक्टिस। फिर दूसरा जो इसके अंदर है रेडिकल एक्सेप्टेंस। रेडिकल एक्सेप्टेंस हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, बट आप इसके सेकंड पैरा में देखेंगे, इन मेनी वेज जजमेंट इज द रॉयल रोड टू सफरिंग, बिकॉज व्हेन यू जज अदर्स यू गेट एंग्री। इस टर्म को जरा आप ध्यान से पढ़ें एक बार। व्हेन यू जज अदर्स यू गेट एंग्री। होता है ना, हम किसी के बारे में कुछ बोलना शुरू करें तो वो साइकिल चलता ही रहता है कि ऐसा है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। वो साइकिल चलता रहेगा और धीरे धीरे ना आप उसके बारे में सोच करके ना आप गुस्सा होने लगेंगे, मतलब एंग्री वाला आपका इमोशन अराउज होने का संभावना होता है। सो when you judge others you get angry, and when you judge yourself you get depressed। ऐसा भी होता है। आप अगर लगातार अपने को जज करते रहें, अपने आप को आपका जो सेल्फ टॉक है अगर वो हमेशा जजमेंटल है और हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज करने वाला है, तो फिर आप अपने आप को डिप्रेशन के चक्र में लेके जा रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू बी ट्रूली माइंडफुल इन द प्रेजेंट मोमेंट and in order to be fully centered in wise mind, you must practice being non-judgmental। ठीक है ना। सो रेडिकल एक्सेप्टेंस यहाँ भी सेकंड थर्ड चैप्टर में भी यही कहता है, फोर्थ चैप्टर में भी यही कहता है कि आपको नॉन जजमेंटल होना है, आपको अपने उस मोमेंट में पूरी तरह। तो ये जो टर्म मैं बेसिकली समझाना चाहता था कि जब आप किसी और को जज करते रहेंगे ना, तो एक टाइम आएगा आप गुस्सा हो जाएंगे, और खुद को जज करते रहेंगे तो आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो रेडिकल एक्सेप्टेंस का ये नया टर्म के बारे में यहाँ पे समझाया गया है। नाउ पावर कट। ओके, जो तीसरा इन्होंने बोला है डूइंग व्हाट इज इफेक्टिव। क्या होता है ना कि कई बार लाइफ में ना हम कई चीज करते तो हैं, लेकिन वो इफेक्टिव तरीके से नहीं करते। हम गुस्सा हो जाते हैं, हम कई तरीके का चीजें हम मन में लेके करते हैं। जैसे एक एग्जांपल इस किताब में इन्होंने दिया है कि अगर आप सुपरमार्केट में जाते हैं, आपने मंथली आप अपने ग्रोसरी का शॉपिंग करते हैं, आपने 1 घंटा लगा करके काम किया, फिर जब आप बिलिंग काउंटर पे जाते हैं, जो आज के डेट में हर किसी के साथ होता है, जब आप बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो आप वहाँ पे लॉन्ग क्यू देखते हैं। लंबा क्यू देख करके फिर आपको लगेगा कि फिर मैं छोड़ दूं, इरिटेट हो जाते हैं आप, कई तरीके का सेल्फ टॉक शुरू हो जाता है जो कि अपने आप को क्रिटिसाइज करने वाला होता है, और फिर आपको लगता है कि छोड़ दूं। उस सिचुएशन में ऑथर कहते हैं कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, इफेक्टिव तरीके से आप हैंडल करिए। उसमें आप अपने रीजनिंग माइंड को अप्लाई कीजिए। वो कहते हैं कि आप माइंडफुल हो जाइए उस टाइम की, और सोचिए कि भाई अगर मैं लंबा लाइन है लेकिन 15-20 मिनट में क्लियर हो जाएगा, अगर मैं यहाँ तक 1 घंटा लगा करके 15 मिनट 10 मिनट और नहीं लगा सकता, तो फिर ये मेरे को सारा एक्सरसाइज किसी और जगह पे जाकर के पूरा 1.5-2 घंटा फिर हमें करना पड़ेगा। तो आप उसी काम को इफेक्टिव तरीके से करना है। तो इसके लिए कहते हैं डूइंग व्हाट इफेक्टिव इज डूइंग is necessary in a given situation in order to get a resolution to a problem।
डूइंग व्हाट्स इफेक्टिव इज ए स्किल जस्ट लाइक एक्टिंग। आपको एक्ट करना है एज इफ यू आर कॉन्फिडेंट। जैसे वहां पे मान लीजिए सिचुएशन है कि लॉन्ग क्यू है, आपको लग रहा है कि मैं कैसे खड़ा होऊंगा, मैं नहीं कर, तो आपको एक्टिंग करना है, एक्ट एज इफ। तो क्या कहते हैं ये एक्टिंग। समटाइम्स इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। समटाइम यू हैव टू एक्ट एज इफ यू आर कॉम्पिटेंट, स्किल्ड और satisfied in order to reach your goal even if you don't feel that way। मतलब आपको नहीं भी लग रहा है, मतलब आप नहीं लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, फिर भी आपको एक्ट करना है। Remember, in order to do what's effective, you have to do the following: be mindful of your thoughts and feeling, avoid judging the situation,